स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। और आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। पिछला जो हमारा बिजनेस स्टडी का लेक्चर था उसमें हमने बात की थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि अधिकार अंतरण के बारे में, जिसमें हमारे अलग अलग क्या है एलिमेंट्स थे। जो अधिकार अंतरण है उसके अलग अलग 3 एलिमेंट्स थे। तो उसमें पहला जो एलिमेंट्स था वो था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व। दूसरा था अथॉरिटी यानी कि अधिकार। और तीसरा जो एलिमेंट था वो था हमारा अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। तो इन सभी के बारे में हमने बात की और इनमें तीनों में अलग अलग जो डिफरेंस है उन डिफरेंस के बारे में भी हमने बात की। तो आज हम बात करते हैं अगला टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को अधिकारों का अंतरण करना चाहें, अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहें तो उसके क्या क्या स्टेप रहेंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या है किसी भी कर्मचारी को, किसी भी प्रबंधक मैनेजर को हम क्या है अधिकार जो है वो सौंप सकते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है हमारा असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि सबसे पहला जो काम होगा वो क्या है उत्तरदायित्व सौंपना होगा। उत्तरदायित्व क्या होता है, हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने बात की थी। उत्तरदायित्व का मतलब होता है काम को करने का उत्तरदायित्व देना, उसको पूरा करने का उत्तरदायित्व, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सौंपना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व कहते हैं। तो उत्तरदायित्व जो है वो क्यों दिया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको क्यों डेलीगेट असाइन किया जाता है, क्योंकि कोई भी पर्सन है, किसी बिजनेस का मालिक है, वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारे के सारे काम जो है वो खुद कर सके। तो वो क्या कर देता है, अपने जो टोटल वर्क होते हैं उनको क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, उनको डिवाइड कर देता है। उसके बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उन सभी के बीच में क्या है उस अपना काम जो है वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है और उनको वो काम जो है वो सौंप देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना कहते हैं। तो इसमें वो क्या करेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं बिजनेस के, कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटी क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को क्या है आगे जो उसके सुबॉर्डिनेट होंगे उनको क्या करेगा, वो असाइन कर देगा, उनको सौंप देगा। सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा ग्रांटिंग अथॉरिटी, यानी कि अधिकार देना। जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम दे देते हैं, उस काम को तब तक वो ठीक से नहीं कर पाएगा जब तक क्या है उस काम से रिलेटेड क्या है उसको क्या है अथॉरिटी ना दी जाए, उस काम से रिलेटेड क्या है उसको डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो ना दिया जाए, तब तक क्या है उस काम को क्या है वो ओपन तरीके से क्या है फ्री माइंड से क्या है नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी देने का मतलब क्या है कि उसको निर्णय लेने का अधिकार जो है वो क्या है सौंप देना। अगर हम किसी व्यक्ति को काम दे दें सीधा कि ये काम आपने करना है, तो वो जब तक तब तक नहीं कर पाएगा उसको ठीक से, तब तक जब तक उसके पास क्या है डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं होगा, जब तक उसके पास क्या है अधिकार जो है उसका नहीं होगा, तब तक उसको क्या है वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अथॉरिटी जो है वो दी जाती है। उसके बाद आता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम देना और अथॉरिटी देना ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देना ही क्या है पर्याप्त नहीं है। अकाउंटेबिलिटी भी क्या है, जब हम काम किसी को दे देते हैं और उसकी अथॉरिटी भी दे देते हैं तो उसे अकाउंटेबिलिटी भी क्या है क्रिएट हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाब देना कि जिस व्यक्ति को काम सौंपा गया है वो काम अगर क्या है टाइम पर ना करे या उसमें कोई मिस्टेक आए या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो ऐसी कंडीशन में जो वो पर्सन है जिसको काम दिया गया है उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही जो है वो निश्चित की जाती है। तो ये थे हमारे इसमें 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी डेलीगेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का जो प्रभाव है वो क्या है ज़्यादा हो जाता है अथॉरिटी को डेलीगेट करने पर, और मैनेजमेंट जो है अपने सारे ऑब्जेक्टिव जो है उनको क्या है सक्सेसफुली क्या है अचीव कर लेती है। क्यों? क्योंकि जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उससे मैनेजमेंट का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैनेजर जो होते हैं इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट जो काम है उनको अपने पास रखते हैं और जिनकी इंपॉर्टेंस कम है उनको आगे सुबॉर्डिनेट को दे देते हैं, जिससे क्या है
सुबॉर्डिनेट भी अपना काम ठीक से कर पाते हैं और उसके साथ साथ जो मैनेजर हैं, ठीक है, वो भी क्या है अपना काम जो है वो सही से कर पाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सुबॉर्डिनेट की स्किल्स होती हैं उनका फ़ायदा हमें क्या है मिलता है, और इसके साथ साथ जो मैनेजर होते हैं उनकी भी क्या है डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें क्या है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी कि कर्मचारी का अगर विकास करना है तो उसके पास क्या है खुद के सोचने समझने की और निर्णय लेने की शक्ति होना क्या है ज़रूरी है। तो जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है तो वहाँ पर क्या है अथॉरिटी के अंदर क्या है डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो भी क्या है आगे सुबॉर्डिनेट होते जो है उनको दिया जाता है। तो जब सुबॉर्डिनेट क्या है उनके पास अधिकार होगा और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी निर्धारित होगी तो वो हर काम को क्या है बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और नए नए जो इनोवेशन करने की कोशिश करेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि एम्प्लॉय जो है उसका डेवलपमेंट होगी, उसका विकास होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को क्या है डिसीजन मेकिंग का आधिकारिक आधार जब प्रदान करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसके माइंड में साइकोलॉजिकली क्या है इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है कि वो ज़्यादा मोटिवेट होता है काम करने के लिए, और वो क्या है खुद को बिजनेस का क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो मानने लग जाता है, क्योंकि उसके पास क्या है डिसीजन मेकिंग का राइट जो है वो आ गया है। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि अगर हम हमारे बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्या है अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ क्या है कर पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जब एक मैनेजर अपने अधिकार दूसरे लोगों को, दूसरे कर्मचारियों को दे देता है, तो वो भी क्या है बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने की क्या है ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हैं, जिससे हम आसानी से बिज़नेस को क्या है ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें जो बिज़नेस के अंदर क्या है मैनेजमेंट होती है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर का आधार जो है वो आधार क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का यूज़ करने पर क्या है जो हमारे बिजनेस है उसमें कर्मचारी के बीच में और जो मैनेजर होते हैं उनके बीच में क्या है एक अच्छा रिलेशनशिप, यानी कि सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में क्या है एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करना और उनके बीच में क्या है कोई रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना, ठीक है, या अधिकार देना या काम करवाना, ऑर्डर देना, वो सारी चीज़ें क्या है आसानी से क्या है पॉसिबल हो जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर बिजनेस में क्या है सुपीरियर सुबॉर्डिनेट के बीच में अगर अच्छा तालमेल अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है सारी पिक्चर क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कौन सा पर्सन किस काम को करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी, किसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी, किसके पास अथॉरिटी है, कौन किसको रिपोर्ट देगा, ये सारी चीज़ें क्या है पहले से क्या है डिसाइड हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या है तालमेल बनाना क्या है बड़ा आसान रहता है अलग अलग कर्मचारियों के बीच में, तो ये भी इसका क्या है एक फ़ायदा रहता है। तो ये थे हमारे टोटल 6 इम्पोर्टेंस थे हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, और इन सभी पॉइंट को आपने क्या है अच्छे से नोट करना है, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीयकरण। तो इसका मीनिंग मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा ओवरव्यू जो है इसका देता हूँ कि इसमें क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पूरे बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उन सभी डिपार्टमेंट को क्या है कुछ अधिकार जो है वो दे दिए जाते हैं, यानी कि मेन मैनेजर जो होता है जनरल मैनेजर अपने बहुत सारे अधिकार जो हैं या कुछ अधिकार जो हैं पूरे बिजनेस में क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं उनको सौंप देता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन और जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल भी क्या है दिया हुआ है कि कंपनी का मैनेजर क्या करता है कि एक अधिकार वो कहता है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 10,000 रुपये से कम है उनकी भर्ती करने से संबंधित अधिकार क्या है वो उत्पादन विभाग को दे देता है कि उत्पादन विभाग में हमने क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने क्या है कुछ कर्मचारियों की भर्ती करनी है,
और ये अधिकार क्या है, जो कंपनी का मेन मैनेजर है उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया है और भर्ती भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही करनी है, तो इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन यही अधिकार सिर्फ प्रोडक्शन मैनेज जो डिपार्टमेंट है उसको ना दे करके पूरे सभी बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को दे दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसमें तो क्या है, कुछ लोगों को क्या है अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा का पूरा विकेंद्रीयकरण जो है वो कर दिया जाता है। यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रयोग एक डिपार्टमेंट में ना करके जब हम क्या है पूरे के पूरे बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी डिपार्टमेंट में जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रयोग करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। उसके बाद क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक दे रखे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के करैक्टरिस्टिक क्या हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक डेवलपर पार्ट है, उसी का एक फॉर्म है। यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो क्या है, एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी जैसे, और जब क्या है पूरे के पूरे बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का यूज़ किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इससे जो सुबॉर्डिनेट होते हैं, नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस जो है, उनका रोल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो है वो पूरे एक डिपार्टमेंट में लागू ना होकर के क्या होती है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या है अप्लाई होती है। इससे क्या होता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि इससे हाई लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनका वर्कलोड जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट, इसमें निर्णय लेने वाले कर्मचारी डिसीजन मेकिंग जिनके पास राइट होता है वही डिसीजन क्या है इसमें लेते हैं, और इसमें राइट के साथ साथ यानी कि अथॉरिटी के साथ साथ क्या होता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो भी क्या है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ तक आपने क्या है इस टॉपिक को करना है, करैक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, थैंक यू सभी को।